नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का सेकेंड क्लास। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मात्रक का जो दो आधार है उसमें पहला आधार मैंने बताया था डायरेक्शन के आधार पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पिछला वीडियो अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए, दूसरा क्लास है, इसके अंतर्गत हम अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, यानी कि मात्रक के आधार पर राशि कितने प्रकार की होती है। तो आइए देखते हैं कि मात्रक के आधार पर राशि कितने प्रकार की होती है। तो ये हमारा सेकंड है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, यानी कि मात्रक के आधार पर राशि के प्रकार। मात्रक के आधार पर राशि के प्रकार। अब देखते हैं कि मात्रक के आधार पर राशि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि मात्रक के आधार पर राशि तीन प्रकार की होती है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी कि मूल मात्रक। दूसरा व्युत्पन्न राशि, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़। और तीसरा लास्ट का होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, यानी कि पूरक राशियाँ। तो मैं तीनों को लिख देता हूँ। तो हमारा होता है क्या, तीन प्रकार की मात्रक के आधार पर हमारे तीन राशि होती हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़। दूसरा व्युत्पन्न राशि, इसका हिंदी में लिख लीजिए मूल राशियाँ, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा डेराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ। अभी मैं इस सब का ट्रिक भी आपको बताऊंगा। और तीसरा होता है लास्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, यानी कि पूरक राशियाँ। अब समझते हैं एक एक करके कि कौन कौन सी राशि मूल राशि अंतर्गत कितनी राशि आती है, फिर व्युत्पन्न और पूरक राशि। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मूल राशि के अंतर्गत 7 राशि आती है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और पूरक तो, और दूसरा व्युत्पन्न राशि का कोई निश्चित नहीं है, ये मतलब क्योंकि ये मूल राशि से मिलकर ही बनी है तो इसका गिनती नहीं सकते हैं। और पूरक राशि होते हैं 2। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी राशि आती है। उसके बाद सीखेंगे हम सप्लीमेंट्री, फिर सीखेंगे डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंदर कौन कौन सी राशि आती है। तो देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत 7 राशि आती है। मैं सातों का नाम लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला राशि आती है लंबाई। इसका मात्रक भी लिखते जाइए साथ में, लंबाई यानी कि लेंथ का मीटर। उसके बाद द्रव्यमान, इसका केजी। उसके बाद ताप, केल्विन। फिर विद्युत धारा, एम्पियर। समय यानी कि सेकेंड। उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडला। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। अब देखिए, अब समझिए, लेंथ यानी कि लंबाई के अंतर्गत क्या, उसका मात्रा क्या होता है, मीटर। फिर द्रव्यमान यानी कि केजी में उसे तोलते हैं, ताप का केल्विन में, फिर विद्युत धारा एम्पियर में मापते हैं, समय सेकेंड में, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो इसमें से आप सिर्फ ज्योति तीव्रता नहीं समझते होंगे। तो समझिए, ज्योति तीव्रता का मतलब होता है कि प्रकाश की जो धार, यानी कि प्रकाश की जो वो रफ्तार है, जो धार है, वही इसकी ज्योति तीव्रता कहलाती है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको अच्छे तरीके से। तो ये सारा आप लिख लीजिए। उसके बाद सीखते हैं पूरक राशि के अंतर्गत कौन कौन सी राशि आती है। तो देखिए, पूरक राशि के अंतर्गत 2 राशि आती है। पहला समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन RED रेडियन। और दूसरा आता है घन कोण।
तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन यानी कि SR लिख सकते हैं आप। है क्या घन कोण यानी कि स्टेरेडियन। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समतल कोण और घन कोण क्या होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए समतल कोण का मतलब होता है कि जो भी समतल है, किसी समतल सतह पे जो कोण बनता है वही होता है इसका समतल कोण। यानी कि मान के लिए यह अगर समतल है तो यह इस पर अगर हम ऐसे इस टाइप का वृत्त सर्कल बनाते हैं तो इस पर इसका एक केंद्र होगा और केंद्र से यहाँ परिधि तक के बीच की दूरी में जब भी दो लाइन मिलेगी तो वहाँ पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो यही होता है समतल कोण। ठीक इसी प्रकार ठोस के अंतर्गत होता है, जैसे कि किसी गेंद के अंदर होगा कोण बनेगा जो उसके केंद्र से, तो वह क्या होगा, घन कोण। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब देखते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो देखिए तीनों का परिभाषा सबसे पहले जान लीजिए। मूल राशि जिसे व्यक्त करने में किसी राशि की सहायता ना ली जाए, यानी कि जो जिसे स्वतः व्यक्त किया जा सके, मूल राशि। फिर व्युत्पन्न जो कि मूल राशि से उत्पन्न होकर आता है, वह होता है क्या, व्युत्पन्न राशि। और पूरक राशि जो राशि पूर्णता यानी कि पूरक हो, अपने आप में पूर्णता हो, वह क्या होती है, पूरक राशि। तो अब समझते हैं कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो अब समझते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न राशि। तो अब समझते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज यानी कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो देखिए इसके नाम से ही क्लियर है, व्युत्पन्न राशि यानी कि जो राशि मूल राशि से मतलब मिलकर बना हो, मतलब यानी कि उससे उत्पन्न हुआ है, वह क्या होगी, व्युत्पन्न राशि। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, अभी मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। जैसे इसके अंतर्गत चाल आता है। अब समझिए चाल कैसे आता है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी और बटे समय। अब देखिए दूरी और ये समय, ये दोनों क्या है, ये दोनों दूरी को आप किस में मापिएगा, मीटर में। तो यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है, यह आता है मूल राशि के अंतर्गत, क्योंकि ये लंबाई का मात्रक होता है और समय का क्या होता है, सेकेंड। ये भी किसके अंतर्गत आता है, मूल राशि के अंतर्गत। यानी कि मूल राशि से मिलकर ही क्या बनता है, व्युत्पन्न राशि। यानी कि ये चाल क्या हुआ, व्युत्पन्न राशि। अब समझते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्योंकि सबसे पहले हम समझ लेते हैं वेग। वेग क्या है, तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है क्या, विस्थापन बटे समय। अब देखिए सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंट समझते हैं, विस्थापन और दूरी में डिफरेंट क्या है। तो देखिए एक तरफ मैं लिखता हूँ दूरी और दूसरी ओर विस्थापन, दूरी और इधर विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्टेंस। तो देखिए दूरी का परिभाषा होता है कि यानी कि रास्ते की कुल लंबाई, यानी कि आप जितना ज़्यादा मतलब जितना आप दूरी तय करेंगे वह सारा क्या हुआ, दूरी हुआ। जबकि विस्थापन का परिभाषा कुछ और होता है। विस्थापन का परिभाषा होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो अब इसे एक एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान के चलिए कि यह आपका घर है, यह आपका इस पॉइंट पे आपका घर है और आप स्कूल जाते हैं। तो मानिए आपका स्कूल यहाँ है, लेकिन सड़क क्या है, सड़क इस रास्ते होकर यहाँ पहुँचती है, उसके बाद आपके स्कूल की ओर जाती है। यानी कि आपका स्कूल यहाँ है आपका स्कूल और ये है आपका घर यानी कि हाउस। लेकिन एक रास्ता है कि आप इधर से भी जा सकते हैं और एक रास्ता है कि आप इधर से भी जा सकते हैं। एक इधर से रास्ता है और एक इधर से, यानी कि मानिए 12 किलोमीटर ये है और फिर 5 किलोमीटर ये है। तो मैं जब आपसे पूछूंगा कि बताइए आपका दूरी की आपने कितना दूरी तय किया, तो आप क्या बताइएगा कि 12 5 17। तो ये जो लंबाई यानी कि रास्ते की कुल लंबाई जो हुई, यही क्या है, यही है दूरी यानी कि डिस्टेंस। लेकिन जब आपका विस्थापन पूछा जाएगा तो आप क्या करिएगा, प्रारंभिक बिंदु से लास्ट बिंदु, यानी कि जहाँ आपका एम है, जहाँ आपका लक्ष्य है, वहाँ पहुँचिएगा, जहाँ से वही ये रास्ता ही क्या कहलाती है, विस्थापन। तो अब विस्थापन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड आधारित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर आप इसे निकालिएगा तो आ सकता है इसका कितना, 144 + 25, यानी कि इसका आ जाएगा 13 किलोमीटर। तो ये तो मैं आगे बताऊंगा इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो यानी कि मतलब यहाँ पर यह समझिए कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। दूरी का मतलब कि आप रास्ते की कुल लंबाई, जितना आपने रास्ता तय की, रास्ते की कुल लंबाई क्या है, दूरी। जबकि विस्थापन क्या है, प्रारंभिक बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन है। अब देखिए, अब एक एग्जांपल समझिए। दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होती, यानी कि ऋणात्मक नहीं होती। यह आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि आप किधर भी जाइएगा तो पॉजिटिव में हर समय आप जाते ही रहिएगा,
तो क्या होगा, ऐड होते जाएगा दूरी, जबकि विस्थापन कुछ और होता है। देखिए विस्थापन का मतलब समझिए, अगर आपने यहाँ से चलना शुरू किया, फिर घूमते 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 यहीं आ गए, तो आपका विस्थापन 0 माना जाएगा, क्योंकि आपका प्रारंभिक बिंदु और लास्ट बिंदु भी यही हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु और लास्ट बिंदु के बीच की दूरी तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि आपने यहीं से शुरू किया और यहीं ख़त्म किया, तो आपका विस्थापन यानी कि 0 हो जाएगा। तो विस्थापन का मान कभी कभी 0 भी आता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है और कभी निगेटिव भी आ सकता है। अब समझते हैं निगेटिव कैसे आएगा। पॉजिटिव में तो मान के चलिए सीधे सीधे चले तो आप पॉजिटिव हो गया, लेकिन निगेटिव कैसे आएगा। देखिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर इधर चले, फिर यहाँ से 15 किलोमीटर इधर चले, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस साइड का प्लस लिया जाता है, इस साइड का माइनस। अब दोनों को आप जोड़िए, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी। तो आपने 5 किलोमीटर यानी कि प्लस में चला, और फिर 15 किलोमीटर विपरीत दिशा, यानी कि आपका विस्थापन -10 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि विस्थापन का मान निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी 0 भी नहीं होगा, ना ही निगेटिव होगा, और यह हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। यह भी कैसे, क्योंकि विस्थापन का एक निश्चित दिशा फिक्स होता है कि वह आगे ही जाएगा या पीछे ही जाएगा, लेकिन दूरी का कोई निश्चित नहीं होता। कभी आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी, उधर भी किधर भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें दिशा फिक्स होता है। दूरी का कोई दिशा फिक्स नहीं, आप दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, इधर मुड़िए, उधर में। लेकिन विस्थापन का सीधे रास्ता होता है कि आपके यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए मेनली आपको इसमें समझना क्या है, आपको मेनली व्युत्पन्न राशि समझना है, और वो जो मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, समतल कोण राशि, उसमें आपको बताऊंगा कि राशियों की पद्धति क्या होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।